चालू करो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जो है स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप लोग जो है यूपीपी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। इसमें यूपीपी में एक सिलेबस में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछता है ना, हिंदी भाषा के विकास या हिंदी साहित्य के काल या कवियों से उनकी कृतियों से संबंधित सवाल पूछता है। इन दो चैप्टर को आने वाले 2 वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो हिंदी साहित्य के काल से पूछेगा और एक हिंदी भाषा के विकास से पूछेगा, है ना। तो उसी में एक चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा आई कहां से। उन पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके यूपीपी में बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं हम लोग। और जो है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा यदि हिंदी का एपिसोड या हमारे चैनल से आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा तो कृपया जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, बच्चों तक पहुंचाइए भी, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करने की कोशिश करिएगा, है ना। एक चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा किस भाषा से परिवर्तित होकर आई है, उसी को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहां से आई हिंदी भाषा। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में कुल 3000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 3000 से भी अधिक, है ना। 3000 से भी अधिक दुनिया में भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, इन 3000 भाषाओं को ना 12 भाषा परिवार में बांटा जाता है। कितने भाषा परिवार में? 12 भाषा परिवार में बांटा जाता है। कितने भाषा परिवार में? 12 भाषा परिवार में इनको बांटा जाता है ना। और इन 12 भाषा परिवार में से 4 गो भाषा परिवार कहां बोला जाता है तो देखने की कोशिश करोगे तो 4 गो भाषा परिवार ना इसमें से भारत में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने जाना कि देश दुनिया में, पूरी दुनिया में 3000 से भी अधिक भाषाएं हैं। इन भाषाओं को 12 भाषा परिवार में बांट दिया गया। पर एक परिवार में कई गो सदस्य होता है लोग, है ना। तो 12 भाषा परिवार में बांट दिया गया है इनको। उन 12 भाषाओं में से को भारत में बोला जाता है तो 4 गो भाषा परिवार के यहां बोला जाता है, भारत में बोला जाता है। तो कौन कौन सा है, और इस पर सवाल बना हुआ है आपके यूपीपी एग्जाम में और जो है अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बने हुए हैं। तो 4 गो भाषा परिवार में देखिएगा, 4 भाषा परिवार कहां बोली जाती है? भारत में बोली जाती है 4 भाषा परिवार। तो कौन कौन सा उसमें? तो सबसे पहले जो भाषा परिवार है दोस्तों, पहला है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार देखिएगा, भारोपीय भाषा परिवार माने हो गया कि भारत और यूरोप के बीच में बोली जाने वाली भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है ना। अगला दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार आपको जानकारी होगा कि हमारे दक्षिण भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताने की कोशिश करिएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार में कितनी भाषाएं आती है। तो पता करने की कोशिश करोगे ना तो 4 गो भाषा आती है। सब कौन कौन सा? तमिल भाषा, दूसरा तेलुगु भाषा, तीसरा तेलुगु भाषा के बाद तीसरा है कन्नड़ भाषा, और चौथा कौन है? तो मलयाली भाषा है। और एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा कि कौन कहां बोला जाता है। तो तमिल भाषा है ना, जो वो बोला जाता है कहां? तमिलनाडु में बोला जाता है। और जो है, अच्छा दोस्तों, हम आपसे माफी चाहते हैं, कोई तकनीकी खराबी हो गई थी इसलिए इसका लाइट चला गया था। अब आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था कि दुनिया में 3000 से भी अधिक भाषाएं हैं और 3000 से अधिक भाषाओं को 12 भाषा परिवार में बांटा जाता है। और इन 12 भाषा परिवार में से 4 गो भारत में बोला जाता है। इन 4 गो में से पहला हमने आपको बताया, पहला है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार भारत में बोला जाता है, यानी भारत से लेकर यूरोप तक के बोली जाने वाली भाषाओं को भारोपीय भाषा परिवार में रखा जाता है। दूसरे नंबर पर है आपका कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में आप लोग बताने की कोशिश करोगे कि कौन कौन सी भाषाएं जो है इसमें आती है। तो हमने आपको अभी बताया जस्ट जो है तकनीकी प्रॉब्लम से पहले कि 4 भाषाएं आती है। कौन कौन सा? तमिल भाषा आता है। अच्छा, तमिल के बाद
तेलुगु भाषा आता है। तेलुगु के बाद कन्नड़ आपको बताया, और कन्नड़ के बाद कौन सी भाषा आती है, तो मलयाली भाषा आती है। और ये बोला कहा जाता है, आप लोग देखिएगा, तमिल भाषा कहां बोली जाती है, तमिलनाडु में अपने यहाँ। हाँ, तेलुगु कहां बोली जाती है जी, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। कन्नड़ कहां बोला जाता है, तो कर्नाटक में बोला जाता है। और मलयाली भाषा कहां बोली जाती है, तो केरला में बोली जाती है ना, केरल में बोली जाती है मलयाली भाषा। अच्छा, दूगो तो हम लोग जान गए, दूगो कौन सा भाषा परिवार है, तो अगला भाषा परिवार है जो तीसरा नंबर पर है, उसका नाम है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ये कौन सा भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ये भी भारत में बोले जाने वाली एक भाषा परिवार है। हालांकि इसका अनुपात कम है, अनुपात भी पूछा हुआ है दोस्तों, देखना, भारतीय भाषा परिवार का अनुपात जो है 73% है। कितना है, 73%, 73%। अच्छा, द्रविड़ का कितना है, 25% है ना, अनुपात है, बोलने वालों का अनुपात है। ऑस्ट्रिक का थोड़ा कम है, 1.7% है। कहोगे सर जी ये बोला कहां जाता है, तो बोला जाता है कहां, जनजातीय क्षेत्रों में ना, अंडमान निकोबार क्षेत्रों में, है ना, कुछ जो है मेघालय क्षेत्रों में बोला जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का अनुपात 1.7 है। और लास्ट में कौन बच रहा है, तो चौथा नंबर पर बच रहा है चीनी तिब्बत, है ना। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में चीनी तिब्बत बोली जाती है, चीनी तिब्बत बोली जाती है, चीनी तिब्बत, है ना। तो इसका परसेंटेज सबसे कम है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया है, क्वेश्चन आया है कि सबसे कम अनुपात किसका है, तो सबसे कम अनुपात चीनी तिब्बत का है। और सबसे ज्यादा किसका है, तो भारोपीय भाषा परिवार का जो है, सॉरी इसके लिए, तो भारोपीय भाषा परिवार का सबसे जो है क्या है, ज्यादा अनुपात है इसका। अच्छा, आप लोग देखेंगे, अच्छा चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, हमको तो इससे मतलब है ना कि हिंदी भाषा आई कहां से, तो देखने की कोशिश करते हैं कहां से आई। भारोपीय भाषा परिवार से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आती है, तो भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार भारत से यूरोप के बीच में बोली जाने वाली भाषा परिवार, इसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं आती है, इसमें पहला भाषा आता है जिसका नाम है हिंदी ईरानी भाषा। कौन सी भाषा, हिंदी ईरानी भाषा आता है। दूसरा भाषा कौन सा आता है, तो दूसरा भाषा आता है जिसमें जो है दूसरा भाषा का नाम है जो है जर्मनिक भाषा, जर्मनी की भाषा है, जर्मनिक भाषा। तीसरा कौन आता है, अर्मेनियाई भाषा, अर्मेनिया की भाषा है, अर्मेनियाई भाषा। और जो चौथा कौन आता है, तो ग्रीक भाषा आता है। ग्रीक के बाद जो है लैटिन भाषा आता है, लैटिन के बाद जो है बहुत सारी भाषाएं इसमें आती है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है। तो हम देखेंगे कि हिंदी ईरानी भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। कैसे, तो देखो दिखाते हैं कैसे, आ जाओ। और अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। अच्छा, आओ देखते हैं हिंदी ईरानी भाषा से कैसे जो है हिंदी भाषा का विकास होता है। तो हिंदी ईरानी भाषा, हिंदी ईरानी भाषा में आपको पता है हिंद से लेकर कहां तक, ईरान तक। तो हिंदी ईरानी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो 3 भाषाएं आती हैं। कौन सी, पहला कौन सा है, तो भारतीय आर्य भाषा है। पहला है भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा। दूसरा देखना आप लोग, दूसरा कौन सा है, दूसरा है दरद या दार्दी भाषा। अच्छा, सुनने में आपको जो है हंसी जरूर आया होगा, लेकिन आपके कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछ दिया है कि कहां बोला जाता है, तो बोला जाता है कहां, जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है, पीओके की भाषा है। पीओके में जो गिलगिट और बल्तिस्तान है उसकी भाषा है। दरद या दार्दी भाषा कहां की भाषा है, जम्मू एंड कश्मीर की भाषा। तीसरा कौन सा भाषा होगा, तीसरा तो है ईरानियन होगा, तो ईरानी भाषा हो गया। हमको किससे मतलब है, इसको आप लोग याद रखना, ये कंपटीशन में पूछ चुका है। अच्छा, हमको मतलब है भारतीय आर्य भाषा से, इसी से हिंदी का विकास हुआ है। अच्छा, देख लेते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ। हम लोग जो है
नेक्स्ट देखते हैं भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, जिस प्रकार ना इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, इसी प्रकार भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है ना। कौन कौन सा देखना, पहला है भारतीय आर्य भाषा में पहला आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, है ना, प्राचीन समय में बोले जाने वाली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, है ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, कौने कालखंड में बोला जाता था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा? तो देखने की कोशिश करना आप लोग। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड है। अब देखो नेक्स्ट दूसरा है, जिस प्रकार मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हो ना, उसी प्रकार इसी में भी है क्या, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये आपके यूपीएसआई में इसका जो है पूछ चुका है, क्या कालखंड, इसका समय क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय देखिएगा, आर्य भाषा का कालखंड है, भारतीय आर्य भाषा का कालखंड है 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक है। इसका कालखंड है 1000 एडी तक। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अगला है, नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। जिस प्रकार इतिहास में पढ़ते हो ना आधुनिक जो है इतिहास, उसी प्रकार इसमें भी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ना, भारतीय आर्य भाषा। इन 3 कालखंडों में इसका बांट कर जो है क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। इसका कालखंड क्या है? तो 1000 बीसी से आज तक है, कहां तक, अभी तक, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसमें आपका पहला हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है इसके अंतर्गत। देखना, आप लोग देखने की कोशिश करना। हम इसको मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला आपको है दोनों जो है हटा दे रहे हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए जरूरी भी है, परीक्षा में पूछ भी सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें सबसे पहली भाषा कौन आती है? तो सबसे पहली जो भाषा का नाम आता है ना दोस्तों, पहला भाषा का नाम है, उसको जो सबसे पहले विकसित हुई भाषा है उसको कहा जाता है वैदिक संस्कृत। क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत। अच्छा, ये कैसे पता चला है? जो शुरुआती का भाषा था वो वैदिक संस्कृत था। इसका जो कालखंड है ना दोस्तों, वो 1500 बीसी से लेकर कितना तक है, 1000 बीसी तक है, ईसा पूर्व तक, है ना। 1500 बीसी से लेकर कहां तक, 1000 जो है बीसी तक। अच्छा, नेक्स्ट देखना इसमें। अच्छा, वैदिक संस्कृत के बारे में आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पे, तो कहोगे सर ये हवा में बतिया रहे हैं क्या, कैसे पता चला कि इस समय की भाषा वैदिक संस्कृत थी? अच्छा, इसमें हमारे जो है वेद लिखे गए हैं। तो वेदों की रचना जिस भाषा में होती है ना, वेदों की रचना जिस भाषा में हुई ना, आप लोग वेद पढ़ सकते हो, आप लोग उपनिषद पढ़ सकते हो, आप लोग ऋग्वेद पढ़ सकते हो, वेद पढ़ सकते हो। वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे ही क्या कहा गया, उसे ही वैदिक संस्कृत नाम दिया गया। उसे ही क्या नाम दिया गया? वैदिक संस्कृत नाम दिया गया। तो क्या हवा में हम बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। आप जाकर पढ़िए ऋग्वेद, है ना, आप जाकर पढ़िए क्या, उपनिषद पढ़िए। इनकी जो भाषा है, इनका जो लैंग्वेज, इनके जो स्वर है, इनके जो व्यंजन है, उसमें ज्यादा स्वर मिलेंगे बजाय लौकिक संस्कृति से। देखो, वैदिक संस्कृति के बाद कोई भी भाषा अस्थायी नहीं रहती, 500 सालों में इसका स्वरूप चेंज ही हो जाता है ना। तो धीरे धीरे जो है वैदिक संस्कृति अपने रूप को परिवर्तित करती है, चेंज करती है 500 सालों में। और 500 सालों के लंबे कालखंड के बाद जो इसमें रूप में परिवर्तन आता है ना, स्वर इसमें अधिक थे, स्वर कम हो गए, व्यंजन कम हो गए, इत्यादि बहुत सारी चेंजेस इसमें हुई, जिसको हमको नहीं देखना है, वो यूपीपी में आपके पूछेगा ही नहीं, है ना। वेदों की रचना जिस भाषा में, वो वैदिक संस्कृति है। ऋग्वेद और उपनिषद जो है वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और 500 सालों में एक भाषा बदल जाती है, तो वैदिक संस्कृत भी बदली। और वैदिक संस्कृति जब बदली तो उसको किसमें बदल गई? वो लौकिक संस्कृति में बदल गई। किसमें? लौकिक संस्कृत में बदल गई। किसमें बदल गई? लौकिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति धीरे धीरे अपना स्वरूप परिवर्तित कर 500 सालों में किसमें बदल गई? लौकिक संस्कृति में। इसका जो कालखंड है वो 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, है ना। इतना जो है इसका जो है कालखंड है लौकिक संस्कृति का। अच्छा, तो कैसे पता चला
कोई तो प्रूफ होगा। तो जी हाँ, इसका प्रूफ है, बिल्कुल आपके सामने है। जो रामायण लिखे गए हैं ना, जो रामायण व महाभारत, कहोगे सर जी ये तो बहुत पुराना है, तो कहानी बहुत पुरानी है, 7,000 साल 6,000 साल पर अपना जो है रामायण जो है पुराना है, लेकिन जो लिखा गया ना तो इसी समय लिखा गया और लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। और महाभारत भी जो है ना किसमें लिखा गया है? वेद व्यास द्वारा लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। तो ये दोनों जो है लिखा तो बाद में गया था, लेकिन ये कहानी बहुत पहले की है ना, बहुत पुराना। अपना रामायण जो है 7,000 साल पुराना है, ऐसा कहा जाता है। अपना महाभारत जो है 5,000 साल पुराना है। तो उसमें हम जो है चिंतन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो लिखी गई है वो लौकिक संस्कृत में। इसके अलावा व्याकरण पे एक रचना अष्टाध्यायी है, आपको पता होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अष्टाध्यायी कई बार पूछा भी हुआ है। तो अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है ना। महर्षि पाणिनि व्याकरण के बहुत बड़े जो है विद्वान थे। व्याकरण जो है उन्हीं से जो है उत्पत्ति माना जाता है, ऐसा जो है माना जाता है। अष्टाध्यायी जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, व्याकरण पर लिखा गया पुस्तक है। अच्छा, लौकिक संस्कृति अपना रूप परिवर्तित करिए किसने? वैदिक संस्कृति जो है अपना रूप परिवर्तित कर दिया किसमें? लौकिक में। और लौकिक भी तो परिवर्तित करेगा, तो बिल्कुल करेगा। देखो अपना रूप कैसे चेंज करता है ये भी, है ना। तो अगला हेडिंग है, दूसरा है, आप लोग हेडिंग साथ में लिख सकते हो, याद कर सकते हो। दूसरा कालखंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, ये इसका कालखंड क्या है आपको बताया। इसका कालखंड जो है यूपीएसआई में पूछ चुका है। तो इसका कालखंड है जो है 500 बीसी से लेकर, ईसा पूर्व से लेकर 1000 जो है एडी तक, ईस्वी सन तक जो है इसका कालखंड है। अच्छा, इसमें क्या हुआ? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें क्या हुआ? कौन सी भाषा विकसित हुई? देखो, लौकिक संस्कृति ना अपना फिर से स्वरूप परिवर्तित की। कैसे? 500 सालों में हमने आपको बताया कि समाज में दो तबके के लोग होते हैं। कह सकते हो समाज में दो तबके के लोग होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो विशिष्ट वर्ग होता है और अपनी भाषा की शुद्धता को वो बनाए रखना चाहता है, लेकिन वही दूसरा लोग होता है बस भाषा को विनिमय, विचार विनिमय का माध्यम ही समझता है ना। उसको मतलब नहीं होता है भाषा की शुद्धता से। तो उनकी संख्या ज्यादा होती है समाज में, है ना। जब ज्यादा समाज में उनकी संख्या है तो वही तो भाषा बदलेंगे। तो वही बिल्कुल हुआ और वही ये क्या हो गया। तो आप लोग देखिएगा इसका जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, हमने बताया क्या, एक तबका यह है कि भाषा को जो परिवर्तित कर रहा है उसकी संख्या ज्यादा है, और एक तबका विशिष्ट वर्ग है जो क्या कर रहा है, भाषा की शुद्धता को बनाए रख रहा है। तो लेकिन ज्यादातर शुद्धता ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि संख्या ज्यादा मध्यम वर्ग का है। अच्छा देखना, वैदिक संस्कृति के बाद लौकिक संस्कृति हुआ। अब लौकिक संस्कृति धीरे धीरे किसमें बदल गया? पाली भाषा में बदल गया। किसमें बदल गया? पाली भाषा में बदल गया। अच्छा, पाली भाषा का कालखंड क्या है? तो पाली भाषा का कालखंड है 500 बीसी से लेकर 1 एडी तक। आपको पता होगा कि इसी समय बुद्ध थे, इसी कालखंड में थे। तो हमारे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म ग्रंथ हमारे जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में ही लिखे गए। और यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ चुका है कि पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए, है ना। देखो फिर से बदलेगा, 500 साल फिर हो गया, 500 साल में भाषाएं बदलती है ना। वो जो मध्यम वर्ग है वही बदलने की कोशिश करेगा। अब देखो पाली भाषा धीरे धीरे अपना स्वरूप अब क्या करेगी? परिवर्तित करेगी। तो पाली भाषा धीरे धीरे किसमें बदल गई? प्रकृति भाषा में। किसमें? प्रकृति भाषा में बदलती है। और प्रकृति भाषा का कालखंड क्या है? तो इसका जो है 1 एडी से लेकर देखने की कोशिश करोगे तो 500 एडी तक, ईस्वी सन तक है। और इसका प्रमाण क्या है कि इस समय जो बोले जाने वाली भाषा है हमारे यहाँ प्रकृति भाषा कहलाई। तो इसका काल जो है, इसका एक सबूत है। क्या सबूत है? इसका जो एक तथ्य है। क्या तथ्य है? तो देखने की कोशिश करोगे तो हमारे जो जैन धर्म ग्रंथ है ना, जैनियों के जो है हमारे यहाँ जैन धर्म ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो जो है किस भाषा में है? तो वो प्रकृति भाषा में लिखे गए हैं। और यह भी क्वेश्चन आपके यहाँ बन चुका है। अच्छा, अब प्रकृति भाषा भी बदलेगी जी। अब देखो ये बदलते बदलते कहां जाएगी देखने की कोशिश करना। 500 सालों में फिर बदली। आप लोग भी भाषा बदलते होगे, है ना, फोन से। हाँ, समझ रहे हो ना कहां कह रहे हैं हम लोग। हाँ, तो वो जो है ज्यादा प्रभावशाली नहीं है समाज में, लेकिन ये प्रभावशाली है। एक बड़ा वर्ग है, विस्तृत वर्ग है, विस्तृत आधार है, भाषा को बदलने की चेष्टाएं करता रहता है हमेशा, भाषा बदलती रहती है हमेशा।
शुद्धता से उसको कोई मतलब नहीं होता है। प्रकृति भाषा धीरे धीरे क्या किस में बदलेगी, अब जो है अपभ्रंश में बदलेगी, और अपभ्रंश से यूपीपी में कई वो जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ धीरे धीरे। अच्छा, ये अपने आप में कोई भाषा नहीं है, अपभ्रंश भाषा अपने आप में कोई भाषा नहीं है, तो क्या है यह? कई सारे क्षेत्रीय भाषाओं का समूह है। जब समूह है तो इसी को देखते हैं ना कि इसमें कौन कौन सा समूह आता है अपभ्रंश भाषा में। बस इसका कालखंड आप लोग लिख लेना, क्या रहेगा, 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक इसका जो है कालखंड है। अच्छा, आओ देख लेते हैं कि क्षेत्रीय भाषा जब है, कोई भाषा नहीं अपने आप में, तो जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो समूह है, इसके अंदर कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है, तो आओ देखते हैं एक बार। अपभ्रंश भाषा, इसको अवहट्ट भी कई लोग कहते हैं, अपभ्रंश भी कहते हैं, अपभ्रंश भाषा। कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं का एक समूह है, तो इसमें कौन कौन सी भाषा आती है, तो देखना सबसे पहला आता है सौरसैनी भाषा आता है। अच्छा, सौरसैनी अपभ्रंश इसको कहते हैं। तो सौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो सबसे पहले जो है आप लोग कहां जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग राजस्थान जाएंगे। जो राजस्थान की बोलियां जो भाषाएं हैं, है ना, उसके अंतर उसको जो है सौरसैनिक में रखा गया है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो पश्चिमी हिंदी आता है। और तीसरे नंबर अपने आप बुलंदशहर का जो एरिया, नोएडा का एरिया जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अच्छा देखना, नेक्स्ट कौन है, तो गुजराती हिंदी भी आता है। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती हिंदी, तीन वो आता है। इसमें तीन भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई, किसमें, सौरसैनिक में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे जो है कंपटीशन प्रश्न बनते हैं, इन तीनों को पूछ लेता है। अच्छा, सौरसैनिक हो गया, सौरसैनिक अपभ्रंश में इतने भाषाएं आती है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है, सौरसैनिक के बाद आपका जो है अर्धमागधी आता है। अर्धमागधी, अच्छा अर्धमागधी का है, अर्धमागधी माने इसके अंतर्गत कौन से हिंदी को रखा जाता है, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी को रखा जाता है। किस हिंदी को, तो पूर्वी हिंदी को रखा जाता है। अच्छा, अगला कौन है, तो अगला देखने की कोशिश करोगे तो अगला है मागधी भाषा। अच्छा, मागधी कौन सा है जी, मागधी में कौन कौन सी हिंदी को रखा जाता है, तो मागधी अपभ्रंश में देखना आप लोग, इसमें जो है बिहारी हिंदी को रखा जाता है। अच्छा, बिहारी, उड़िया और बांग्ला तीनों को इसमें जो है रखा जाता है, इंक्लूड किया गया है मागधी में। अच्छा, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है ब्रांचड़ अपभ्रंश में कौन कौन सा आता है, तो इसमें भी दो भाषाएं आती है। कौन कौन सी, तो सिंधी भाषा आता है, और जो है दूसरी जो भाषा है उसको कहते हैं पंजाबी भाषा, है ना, पंजाबी आता है। इसके अंतर्गत पंजाबी और सिंधी को रखा गया। अच्छा, इसके अलावा भी कोई है क्या, तो ब्रांचड़ के बाद खस भाषा आता है, और इस खस भाषा अपभ्रंश में जो है, खस अपभ्रंश में एक भाषा को रखा गया है, पहाड़ी हिंदी। अपने यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल का जो है जो भाषा है ना, उसको पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। और लास्ट में जो है आपको बता दे रहे हैं, महाराष्ट्रीय भाषा को रखा गया है, महाराष्ट्रियन भाषा को, महाराष्ट्रियन अपभ्रंश को रखा गया है, और उसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो मराठी आती है ना। इसके बाद जो है हम लास्ट देख रहे हैं कि जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में इसका कालखंड देखना, इसका कालखंड है क्या है, 1000 एडी से आज तक है। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है, तो अपभ्रंश के बाद जो विकसित हुई भाषा हुई उसको जो इसमें दो भाषाओं को रखा जाता है, इसमें पुरानी हिंदी और जो है इसमें जो है नई हिंदी को रखा जाता है, नई हिंदी को रखा जाता है। अच्छा, हिंदी का विकास हम लोग करा ले गए, यही तो है हिंदी। अच्छा, जब हिंदी भाषा का विकास हो गया तो एक बार झलक तो देख लिया जाए कहां से कहां तक हम लोग जो है उठ के चले आए हैं। जो पहली भाषा का विकास हुआ उसका क्या नाम पड़ा, तो आप लोग को बताने की कोशिश करें और बता भी चुके हैं, उसका नाम पड़ा वैदिक संस्कृति। अच्छा, वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ, तो लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। उसके बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ, उसके बाद पाली भाषा का विकास होता है। उसके बाद किस भाषा का विकास हुआ, पाली के बाद जो है प्रकृति भाषा का विकास होता है। प्रकृति के बाद कौन सी भाषा बनी, प्रकृति
संस्कृति के बाद जो है अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश या अवहट्ट कह सकते हो। अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा बनी? पुरानी हिंदी बनी। और पुरानी हिंदी के बाद कौन सी भाषा बनती है? इसके बाद नई हिंदी बनती है ना, नई हिंदी। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है ना, मागधी अपभ्रंश में, अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है, खास में कौन सी अपभ्रंश जो है भाषा आती है, या ब्रांचल में कौन सी अपभ्रंश आती है। इसके अलावा क्वेश्चन बन चुका है क्या कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो वैदिक संस्कृति है। और हिंदी से पहले की जो भाषा थी उसे अपभ्रंश कहते हैं। इन दोनों को ट्रिक लगाना। इसके साथ ही आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिंदी भाषा के विकास से ही संबंधित एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।